वेलकम अगेन टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के पिछले वर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यानी एसएससी एमटीएस में जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसके जो हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जो है भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जानते हैं? आपके भगत सिंह को ही शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो पहले यहाँ पर मुख्य जानकारी देख लेते हैं। तो शहीद ए आजम का अर्थ क्या होता है? महान शहीद। यह उपाधि महान क्रांतिकारी भगत सिंह को दी गई थी, जिनका जन्म जो हुआ है 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुई थी। कहाँ हुई थी? आपके पंजाब में। यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक क्या है आपका? वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? आपके 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और इसमें ये किसके मतलब किस संगठन के प्रमुख नेता थे? तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। और लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। और इनका इंपॉर्टेंट नारा क्या आपका? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। चलिए अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि कुछ विकल्प दिए हुए थे। तो लाला लाजपत राय, इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद के नाम से प्रसिद्ध है। बटुकेश्वर दत्त क्रांतिकारी थे, लेकिन शहीद ए आजम नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो भारत के जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सांभर झील राजस्थान के जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों के पास स्थित है। और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यहाँ से बड़ी मात्रा में नमक प्राप्त किए जाते हैं। और इसे 23 मार्च 1990 को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो 23 मार्च 1990 को जो है सांभर झील को रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो सांभर झील कहाँ स्थित है? आपके राजस्थान राज्य में। अब यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, विशेष क्यों है ये। तो ये अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। और प्रसिद्ध क्यों है? तो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, विश्व के लिए प्रसिद्ध है। रामसर स्थल घोषित कब किया गया था? तो 23 मार्च 1990 को। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट झील के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे मीठे पानी की झील का नाम क्या आपका? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये वुलर झील जो है झेलम नदी के द्वारा बनाई गई है। तो और सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या आपका? चिल्का झील, जो कि ओडिशा में स्थित है, जिसको लैगून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैगून भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला आपका, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील का नाम क्या आपका? सांभर झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? तो कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। किसने की थी? वासुदेव ने जो है आपका जो शुंग वंश के अंतिम नेता देवभूत शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की क्या की थी? मृत्यु धोखे से जो है मारकर एक वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या आपका? कन्नव वंश। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो कन्नव वंश की स्थापना जो है वासुदेव कन्नव ने लगभग 75 ईस्वी पूर्व यानी कि 75 BC में की थी। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का मंत्री था। और उसने देवभूति की हत्या करके मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। ठीक है, तो यानी कि सबसे यहाँ पर कुछ वंशानुक्रम देख लेते हैं। तो मौर्य वंश, जो कि 322 से 185 ईस्वी पूर्व था। उसके बाद आपका कौन सा वंश आया? आपका शुंग वंश आया 185 से 73 वर्ष। फिर उसके बाद आपके कन्नव वंश आए 75 से 30 वर्ष। और फिर उसके बाद आपका सातवाहन वंश आया 30 ईसा पूर्व से आगे। ठीक है, तो इनका शासनकाल कब तक रहा आपका? यानी कि कन्नव वंश का शासनकाल कब तक रहा था? तो 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, तो लगभग 45 साल। इसके अंतिम शासक कौन थे? आपके सुशर्मन। और सुशर्मन को सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने पराजित कर पद से पदाच्युत कर दिया, यानी कि पद से बाहर कर दिया। ठीक है, तो सुशर्मन को सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने पराजित किया था। यह वंश अपनी ब्राह्मणवादी विचारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो कन्नव वंश जो है अपने ब्राह्मणवादी विचारों के लिए क्या आपका जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह की कथा है। ठीक है, तो द रेस ऑफ माई लाइफ महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिक्स भी कहा जाता है। वे भारत के सबसे प्रसिद्ध एथलीट में से एक हैं। और उनके जीवन पर आधारित फिल्म है भाग मिल्खा भाग, 2013 में बनाई गई थी। ठीक है, अब कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथा देख लेते हैं। तो सचिन तेंदुलकर, जिसकी आत्मकथा का नाम क्या आपका? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा, गोल्डन गर्ल। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर का जो आत्मकथा जो है वो इनका नाम क्या आपका? प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। पीटी उषा का गोल्डन गर्ल। और साइना नेहवाल का प्लेइंग टू विन। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये किसकी आत्मकथा है? तो मिल्खा सिंह की। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे का लिंगानुपात कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो है 919 है। यानी कि 919 लड़की पे, यानी कि 1000 क्या बोलते हैं 1000 लड़कों पर 919। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ आपका सर? तो बाल लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? तो 0 यानी कि 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात करते हैं। यानी कि 1000 लड़कों पर जो है 919 लड़कियां हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण आंकड़े जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये दिया गया है। तो बाल लिंगानुपात कितने आपका? 919। और कुल लिंगानुपात कितना आपका? 943। यानी कि 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं हैं। ठीक है, अब मुख्य तथ्य क्या आपका? 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात कितनी थी आपके? 919। कितनी आपके? 919। 2001 में यह कितनी थी? 927। और 2001 की तुलना में 2011 में लगभग 8 अंकों की क्या हुई है आपका? गिरावट हुई है। ठीक है, तो 2001 में कितनी थी? 927। और 2011 में घटकर कितनी हो गई? 919।
चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप एक दिया गया है, तो भारत में जो है बाल लिंगानुपात कितनी है, ठीक है। तो सर्वाधिक कहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ आपका हरियाणा में, सबसे कम कहाँ आपका हरियाणा में, और सबसे अधिक कहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो चमफुली नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो उत्तराखंड का। कहाँ का आपका उत्तराखंड। तो चमफुली उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और यह बसंत ऋतु और त्योहारों के लिए किया जाता है। नृत्य में महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर गोल घेरा बनाकर नृत्य करती है, ठीक है। ठीक है। तो चमफुली जो है आपके जो है प्रमुख नृत्य है कहाँ के आपके उत्तराखंड के, और ये कहाँ पर क्यों मनाया जाता है, तो बसंत ऋतु और त्योहारों के दौरान मनाया जाता है। इसमें महिलाएं जो है रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर गोल घेरे में क्या करती है, नृत्य करती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है उत्तराखंड के लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो छोलिया, झोड़ा, झुमेलो और भोटिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपका लोक नृत्य है कहाँ के, आपके उत्तराखंड के। छोलिया, झोड़ा, झुमेलो और भोटिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका UR राव उपग्रह केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो UR राव उपग्रह जो है URSC, ठीक है। UR राव उपग्रह केंद्र URSC जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। तो URSC का पूर्ण नाम क्या आपका, UR राव सैटेलाइट सेंटर्स। यह इसरो का प्रमुख उपग्रह केंद्र है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था आपका, इसरो सैटेलाइट सेंटर ISAC, इसरो सैटेलाइट सेंटर्स। 2018 में इसका नाम बदलकर डॉक्टर UR राव के सम्मान में रखा गया था, ठीक है। तो 2018 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, डॉक्टर UR राव के सम्मान में रखा गया है, UR राव सैटेलाइट सेंटर्स, ठीक है। तो URSC उपग्रह केंद्र कहाँ आपका, बेंगलुरु में। एक आपका VSSC यानी कि रॉकेट निर्माण केंद्र कहाँ आपका, तिरुवनंतपुरम में। SAC पेलोड विकास केंद्र कहाँ आपका, अहमदाबाद में। SDSC SHAR यानी कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ आपका, श्रीहरिकोटा में, ठीक है। तो URSC यानी कि UR राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ आपका, बेंगलुरु में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव जो है आमतौर पर दिल्ली में आयोजित किया जाता है। मुख्य जानकारी क्या है, तो यह हर वर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाता है। समय क्या है आपका, जून जुलाई गर्मी के दौरान में, ठीक है। तो इस स्थल क्या आपका, दिल्ली हॉट, जानकीपुरी या फिर पीतमपुरा में। और शुरुआत कब से शुरुआत हुआ था, तो 1987 में। कब से शुरुआत हुआ आपका, 1987 में। आयोजन स्थान क्या आपका, दिल्ली आयोजन संस्थाएं जो है दिल्ली टूरिज्म्स यानी कि दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम, और APEDA यानी कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो भारत को मैंगो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत में आम की सैकड़ों किस्में पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से आपका अल्फांसो हो गया, दशहरी हो गया, लंगड़ा हो गया और चौसा हो गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव जो है आमतौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है, तो दिल्ली में। और किस समय, तो जून और जुलाई के मौसम में। और किस जगह पर, तो दिल्ली हाट, जानकीपुरी या फिर पीतमपुरा में। और कब से शुरुआत की गई थी, तो 1987 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेगाइल शब्द का उपयुक्त विलोम क्या है। तो फ्रेगाइल का अर्थ क्या होता है आपका, नाजुक। फ्रेगाइल का अर्थ क्या होता है आपका, नाजुक, जिसका जो है आपके विलोम शब्द हो जाएगा यानी एंटोनियम्स हो जाएगा आपका रोबूस्ट, ठीक है, यानी मजबूत करना, रोबूस्ट मजबूत होना, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लेग्यू प्रकोप किस बीमारी से संबंधित। तो लीजनियर्स का प्रकोप जो है आपका निमोनिया से संबंधित है। तो इसके ये बीमारी जो है किस बैक्टीरिया से फैलता है, आपका निजोनेला बैक्टीरिया से, ठीक है। और इसमें प्रभावित अंग कौन से, आपके फेफड़ा। और इसमें जो ये रोग जो है, रोग का कौन सा प्रकार है, तो निमोनिया के गंभीर प्रकार है। और फैलाव का माध्यम क्या होगा, दूषित पानी की बूंद, एयर कंडीशनर से पानी, कूलिंग वाटर के पानी, ठीक है, एंड हॉट टब्स एंड सावर आदि के पानी जो है इनसे फैलते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं आपके, तेज बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द हो सकती है और सिर दर्द हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सुंदर लेखन की कला क्या कहलाती है, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग की कला क्या कहलाती है, आपका कैलीग्राफी। क्या कहलाती है आपका, कैलीग्राफी। अब यहाँ पर कुछ अन्य विकल्प को भी देख लेते हैं। कार्टोग्राफी जो है मानचित्र निर्माण की कला होती है। डिक्टिलोग्राफी जो है टाइपिंग की कला है। इथेनोग्राफी जो है आपका मानव जाति या संस्कृति का अध्ययन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चलते हुए तस्वीरों यानी कि मोशन पिक्चर फोटोग्राफी की कला क्या कहलाती है। तो मोशन पिक्चर फोटोग्राफी की कला जो है सिनेमेटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, सिनेमेटोग्राफी। तो कोरियोग्राफी जो है आपका नृत्य निर्देशन के लिए है। कार्टोग्राफी जो है मानचित्र के लिए है। टेलीग्राफी जो है आपका तार संदेश प्रणाली है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुकी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुकी नृत्य जो है आपका नागालैंड की लोक नृत्य है। तो कुकी जनजाति उत्तर पूर्व भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है। यह नृत्य मुख्य रूप से नागालैंड से संबंधित माना जाता है। त्योहारों, विवाहों और सामाजिक उत्सवों में प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो और हम जो है नागालैंड के अन्य प्रमुख लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। तो छांगलो हो गया, जिलांग, जेलियंग डांस हो गया, रिंगमा डांस हो गया, एलियोथू हो गया, ठीक है, एलियोतू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गाँव की कुल संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गाँव की संख्या जो है 6,40,930 है। कितने आपका? 6,40,930। तो 2011 सेंसस के अनुसार भारत में कुल 6,40,930 गाँव थे। तो और 2011 में ये संख्या कितनी थी? तो 5,93,731, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। यानी कि 5 लाख 2001 में कितनी थी? 5,93,731 और 2011 में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? 6,40,930। तो लगभग 68.84% भारतीय जो है भारतीय जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कितने परसेंट आपका? 68.884% भारतीय जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब हम 2011 के सेंसस के अनुसार कुल गांव कितने आपके? 6,40,930। कुल जिले कितने आपके? 640 और कुल नगर यानी टाउन कितने आपके? 7,935। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम 2 मिनट रुक जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सूचक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सूचक यानी कि सिंथेटिक आपके इंडिकेटर है? तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। तो सूचक यानी कि इंडिकेटर किसे कहते हैं? जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। तो 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आपका सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक का मतलब मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में आपका कौन आ जाएगा? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थिलीन। और नेचुरल में आपके कौन आ जाएंगे? लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डाला जाता है, एसिड में डाला जाता है, तो इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड, लाल हो जाता है। और जब मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाता है तब इसका कलर कैसा हो जाता है? आपका येलो। एंड फिनोफ्थिलीन जो कि जिनका कलर पहले से ही आपका कैसा होता है? आपका सर कलरलेस होते हैं। तो जब इसको अम्ल में डाला जाता है तो इसमें इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कलरलेस हो जाते हैं। और जैसे ही इसको क्षार में डाला जाता है यानी बेस में डाला जाता है तो इसका रंग जो है गुलाबी हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, झूमती। तो झूमती लोकगीत किस राज्य का है? तो झूमती लोकगीत जो है आपका झारखंड राज्य का है। किस राज्य का? आपका झारखंड। तो झूमती झारखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह आदिवासी संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ा हुआ है और यह फसल कटाई, विवाह और उत्सवों में गाया जाता है। ठीक है। तो झारखंड के आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकगीत हैं, इसमें से आपका छाऊ हो गया, पाइका हो गया, कर्मा हो गया, जादूर हो गया। ठीक है, जादूर। तो ये सब आपके जो लोक नृत्य है वो कहाँ के? आपके झारखंड के। तो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? आपका छाऊ, पाइका, कर्मा, जादूर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। किस विश्वविद्यालय का रूप में? विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया गया। 2023 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। 2023 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है किसकी स्थापना की? तो शांति निकेतन की स्थापना की। अन्य संस्था के बारे में जान लेते हैं। तो BHU, जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसके संस्थापक कौन है? आपके मदन मोहन मालवीय। AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक कौन है? आपके सर सैयद मोहम्मद खान। साबरमती आश्रम, जिनके संस्थापक कौन है? आपके महात्मा गांधी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, 2006 शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2006 में शीतकालीन ओलंपिक जो है ट्यूरिन यानी इटली में आयोजित किया गया था। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके ओलंपिक जो है किस जगह आयोजित किया गया है। तो 2002 के ओलंपिक जो है आपका साल्ट लेक सिटी यानी USA में, 2006 का ट्यूरिन इटली में, 2010 का वैनकूवर कनाडा में, 2014 में आपका सोची यानी रशिया में, 2018 में आपका प्योंगचांग साउथ कोरिया में एंड 2022 में आपके बीजिंग यानी चाइना में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस विकल्प में तीनों शब्द की वर्तनी सही है? नॉसियस, ऑप्यूलेंस और क्वागमायर। ठीक है। तो नॉसियस का मतलब क्या होता है? मैथिली पैदा करने वाला। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? आपका वैभव, समृद्धि। और क्वागमायर का मतलब क्या होता है? आपका दलदल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रिटल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या है? तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? आपका भंगुर या आसानी से टूटने वाला। तो इसका जो आपका जो विलोम शब्द होगा यानी कि अपोजिट वर्ड होगा वो कौन सा? आपका एंटोनियम्स जो होगा वो क्या होगा? आपका फ्लेक्सिबल्स यानी लचीला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डिले शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या है? एंटोनियम्स क्या है? तो डिले का अर्थ क्या होता है? देरी करना। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? एडवांस, आगे बढ़ाना यानी समय से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिस्पेंसिबल का अर्थ क्या होता है? तो इंडिस्पेंसिबल का जो है साइनोनियम्स पूछा गया है। तो इंडिस्पेंसिबल्स का मतलब क्या होता है? अपरिहार्य यानी कि बहुत आवश्यक। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका साइनोनियम्स क्या हो जाएगा? आपका इसेंशियल्स यानी आवश्यक। ठीक है। और कुछ आपके साइनोनियम्स यहाँ दिए गए हैं। इसेंशियल्स हो गया, नेसेसरी हो गया, वाइटल हो गया, क्यूरोसियल हो गया। ठीक है। एंड एंटोनियम्स में कौन कौन आ जाएंगे आपके? ऑप्शनल, अननेसेसरी एंड इरिलेवेंट। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रोलैक्ट एक्ट किससे संबंधित है? तो रोलैक्ट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है आपके भारतीय इतिहास में, तो रोलैक्ट एक्ट किससे संबंधित है? तो बिना मुकदमे के गिरफ्तार और नजरबंदी से। तो यह कानून 1919 में पारित हुआ था।
ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते थे और इसे भारतीयों ने काला कानून कहा यानी ब्लैक एक्ट कहा। विरोध का नारा क्या था? नो वकील, नो अपील, नो दलील। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। इस विरोध के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी विरोध के दौरान जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और नजरबंदी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड CMAL की स्थापना कब हुई? तो कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड की स्थापना जो है 1973 में हुई। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनकी स्थापना कब की गई थी? कोल माइन अथॉरिटी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1973 को। इसका उद्देश्य क्या है? गैर कोकिंग कोयला खदानों का संगठन और प्रबंधन करना। तो 1 नवंबर 1975 को CMAL का विलय होकर कोल इंडियन लिमिटेड बना। क्या बना आपका? कोल इंडियन लिमिटेड। तो कोल इंडियन लिमिटेड दुनिया का सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। तो कोल इंडियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में की गई थी। कब की गई थी आपके? 1975 में। और इसका मुख्यालय कहाँ आपका? कोलकाता में। भारत सरकार का ये एक उपक्रम है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल से है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोल कंपनी कौन आपका? कोल इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1975। इससे पहले आपका जो है गैर सरकारी कौन था आपका सर? तो वो था आपका कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड CMAL, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1973 को। और इनका विलय जो हुआ किसमें हो गया था? कोल इंडिया लिमिटेड में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1975 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ठंडे पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों बनती हैं? तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? आपके संघनन के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? संघनन। तो संघनन क्या होता है? तो हवा में संघनन को तो यानी कि ठंडे पानी के गिलास के जो गिलास होते हैं तो उसके बाहर जो आपके पानी की बूंद आ जाते हैं, वो किस प्रक्रिया के द्वारा? आपका संघनन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हवा में क्या होते हैं? आपके जलवाष्प मौजूद होते हैं। जब यह जलवाष्प ठंडे गिलास की सतह के संपर्क में आती है तो ठंडी होकर तरल पानी में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। तो जलवाष्प यानी कि जो आपके एयर है वो संघनित होकर पानी की बूंद बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भाषिनी क्या है? तो भाषिनी आपका भारतीय AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो भाषिनी जिसका फुल फॉर्म क्या हुआ? भाषा इंटरफेरेंस ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार की AI आधारित भाषा परियोजना है। डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा है। एक भारतीय भाषाओं को तकनीक से जोड़ने की पहल है। AI एवं NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित है। और इससे भाषिनी जो है हमको क्या सुविधा देती है? तो भाषा अनुवाद में आपकी सुविधा देती है। वॉइस टू टेक्स्ट में आपके सुविधा देती है। टेक्स्ट टू वॉइस में सुविधा देती है और बहुभाषी इंटरनेट सेवाएं देती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाषिनी क्या आपका? तो भारतीय AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती है तो उनकी शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती है तो इनकी शाखाओं को वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? वितरिका कहा जाता है। तो जब नदी समुद्र के पास पहुंचेगी तो इनकी शाखाओं को क्या कहेंगे? वितरिका कहेंगे। तो नदी समुद्र के पास पहुंचकर अनेक छोटे छोटे शाखाओं में क्या होते हैं? बढ़ जाती है। इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं और ये शाखाएं नदी का जल समुद्र तक पहुंचाती है। अब इसमें आपके महत्वपूर्ण क्या हुआ? महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है? ट्रिब्यूटरी, जो कि आपका इसका अर्थ क्या होता है? आपका सहायक नदी, मुख्य नदी में मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका यानी मुख्य नदी से अलग होती है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनी अवसादी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपके अवसादी क्षेत्र दिख रहे हैं, आपके कुछ जमीन जो दिख रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। तो 1991 के LPG सुधारों का भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर क्या प्रभाव पड़ा? तो LPG का अर्थ क्या होता है? तो वो गैस वाला LPG नहीं है, यहाँ पर दूसरा LPG है। तो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो इससे क्या हुआ? तो भारी वृद्धि हुई थी यानी कि विदेशी निवेश बढ़ा था, निर्यात में वृद्धि हुई थी, आयात प्रबंधन बेहतर हुआ था और विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार भारी वृद्धि हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें आपके महत्वपूर्ण तथ्य कौन है? तो उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे आपके? PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री आपके कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो LPG जो कि आपके LPG जो कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी से संबंधित है। तो LPG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो और ये कब लाया गया था? तो 1991 से लाया गया था। ठीक है, और उस टाइम आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रेकाइड उत्तक मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ट्रेकाइड उत्तक जो है मुख्य रूप से जाइलम में पाए जाते हैं। तो ट्रेकाइड पौधे के जाइलम उत्तक का भाग है। यह जड़ों से पत्तियों तक क्या करती है? पानी और खनिज पहुंचाती है। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? जल परिवहन करना, खनिज परिवहन करना और पौधों को मजबूत बनाना। तो जाइलम यानी कि पौधों में जो होता है आपके दो आपके संवहन तंत्र पाए जाते हैं, संवहनी उत्तक पाए जाते हैं। एक होता है आपका जाइलम जो कि जल और खनिज का परिवहन करता है, एक होता है आपका फ्लोएम जो कि भोजन का परिवहन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सौर मंडल का ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं? किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? आपका पृथ्वी को कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, यही कारण है कि इसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मार्स को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको रेड प्लैनेट्स, सैटर्न को रिंग्ड प्लैनेट्स, वेनस को मॉर्निंग स्टार एंड जुपिटर को जाइंट प्लैनेट्स। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां पर जीवन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूद है, उपयुक्त तापमान 15 डिग्री सेल्सियस औसतन है, दिन और रात होते हैं और एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका
मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स एमएसपी के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में आपके चीन शामिल नहीं है। तो एमएसपी का शुरुआत जो है कब हुआ था? तो जून 2022 में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उद्देश्य क्या था? महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और विविध आपूर्ति सुनिश्चित करना। भारत में 2023 में भारत जो है 2023 में एमएसपी में शामिल हुआ था। ठीक है, तो एमएसपी में आपके जो है प्रमुख संस्थापक सदस्य कौन है? आपके यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, जर्मनी और फ्रांस। और भारत जो है आपका 2023 में शामिल हुआ। तो एमएसपी का फुल फॉर्म क्या हुआ आपका? मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स, जो कब शुरू की गई थी? तो जून 2022 में। भारत कब आपके जो है पार्टिसिपेट किए थे? तो 2023 में। अब यहाँ पर बात आता है कि चीन जो है संस्थापक सदस्य नहीं था, क्यों? क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना, चीन पर निर्भरता कम करना और सुरक्षित और टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, घर्षण बल की दिशा सदैव किस ओर होती है? तो घर्षण बल की दिशा जो है सदैव जो है वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि जिस और वस्तु चल रही होगी उसकी विपरीत दिशा में आपके क्या लगते हैं? आपके घर्षण बल लगते हैं। घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण दो सतहों के बीच होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह हमेशा संपर्क सतह के समांतर कार्य करती है। यदि वस्तु दाईं ओर चल रही है तो घर्षण बल किस ओर लगेगी? बाईं ओर लगेगी, यानी कि हमेशा विपरीत दिशा में लगती है। और यदि वस्तु चलने वाली है तो उसके संभावित आंदोलन का विरोध करती है, यानी कि ये क्या काम करता है? हमेशा गति का विरोध करता है। और घर्षण का सूत्र क्या हुआ आपका? F इक्वल टू न्यू एन। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शंस। न्यू जो है आपके कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि सरफेस पे डिपेंड करते हैं। एफ का मतलब क्या हुआ आपका? फ्रिक्शन फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध संस्कृत नाटक रत्नावली के रचयिता जो है वो आपके हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के महान सम्राट थे। वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। तो रत्नावली राजा उदयन और सिंघल की राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कथा पर आधारित है। तो रत्नावली जो है राजा उदयन और सिंघल की राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कथा है और इसको लिखा कौन था? आपका हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन द्वारा जो है कुछ आपके प्रमुख नाटक है आपके कौन से? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है, तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। तो हर्षवर्धन, हर्ष के दरबारी, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके, हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था? आपका बाणभट्ट। और ये बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा था? आपका हर्षचरित, कादम्बरी। क्या लिखा था? आपका हर्षचरित और कादम्बरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यह रक्तचाप मापने का एक मानक उपकरण है और रक्तचाप सामान्य रक्तचाप कितनी होनी चाहिए? 120/80 mmHg। डॉक्टर इसके साथ स्टेथोस्कोप्स का भी उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप्स जिसका यूज हम लोग दिल का धड़कन यानी हृदय और फेफड़े की ध्वनि सुनने के लिए करते हैं। थर्मामीटर जो कि तापमान मापने के लिए किया जाता है। ECG यानी कि हृदय की विद्युत गति ग्राफ रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल का आधिकारिक नियामक संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल का आधिकारिक नियामक संगठन जो है फीबा है। क्या है आपका? फीबा। तो फीबा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल्स। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल्स। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 18 जून 1932 को। कब हुआ था आपका? 18 जून 1932 को। मुख्यालय कहाँ है? आपका मीस में है, जो कि आपके कहाँ आप पढ़ते हैं? आपके स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड मीस में। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप और ओलंपिक बास्केटबॉल का संचालक करती है। तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप्स और ओलंपिक बास्केटबॉल का संचालन करती है कौन? आपके फीबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सार्स। तो सार्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्स का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ आपका सार्स का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। कब की गई थी? 8 दिसंबर 1985 का। इसका उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना और विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो सार्स के सदस्य कौन है? तो सार्स के टोटल 8 सदस्य हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, थयुटू पारंपरिक अनुष्ठानिक लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो थयनट्टू जो है आपके केरल में, केरल के आपके क्या है आपका एक प्राचीन लोक धार्मिक नृत्य है। तो थयनट्टू जो है आपका या फिर थय्यम, तो केरल के प्राचीन लोक धार्मिक नृत्य परंपरा है। तो कलाकार जो है देवताओं, लोक नायकों और पूर्वजों का रूप धारण करते हैं। इसमें अत्यंत रंगीन पोशाकें, बड़े मुकुट, चेहरे की सजावट यानी कथकली जैसे और विशेष मुखौटे होते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तर केरल यानी कि कन्नूर, कासरगोड, कोझिकोडा जिलों के मंदिर और काव यानी पवित्र उपवन में रात्रि भर अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। यह नृत्य और पूजा दोनों का अनोखा संगम है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? थायट्टू जो है आपके कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन आपका, तो भारत की छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन करना। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चली। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर गरीबी कम करना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। इस योजना में सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन पर बल दिया गया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए गए थे? तो IRDP
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, TRYSEM ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना, NREP राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, इसी योजना के दौरान जो है 12 जुलाई 1982 को कृषि क्षेत्र की मदद के लिए नबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई। तो 12 जुलाई 1982 को जो है नबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी 12 जुलाई 1982 को, नबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करने के लिए किसकी सहायता आवश्यक मानी जाती है? तो हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करने के लिए जो है ब्राह्मणों की सहायता आवश्यक मानी जाती है। तो हिरण्य गर्भ एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान है जिसे राजा अपने राज्याभिषेक के बाद सत्ता की वैधता और उच्च सामाजिक धार्मिक प्रतिष्ठा के लिए करवाते हैं। हिरण्य गर्भ का अर्थ होता है स्वर्ण गर्भ यानी गोल्डन वूम्ब। तो इस अनुष्ठान में ब्राह्मण पुरोहित द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ अनेक क्रियाएं की जाती हैं। इसे कराने के लिए बड़ी मात्रा में धन, सोना, गायें आदि ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। दक्षिण भारत के कई शासक जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट ने यह अनुष्ठान करवाया था। तो हिरण्य गर्भ जो है अनुष्ठान जो है किनकी सहायता से की जाती है? तो ब्राह्मणों की सहायता से की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है आपके गंगा नदी के सहायक नदी है। तो गंडक नदी के उद्गम स्थल कहाँ आपका? नेपाल, हिमालय से होता है। नेपाल में इसे नारायणी कहा जाता है। यह बिहार से होकर बहती है और सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो यानी कि गंडक नदी जो कि जिसका उद्गम स्थल क्या आपका? नेपाल, हिमालय, और यह नेपाल में इसे क्या कहते हैं? नारायणी कहते हैं। और यह बिहार से होकर बहती है और सोनपुर यानी बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। यह गंगा की प्रमुख बाएं तट की सहायक नदी है। गंडक पर वाल्मीकि नगर बैराज स्थित है। नेपाल की सीमा के पास वाल्मीकि नगर बैराज स्थित है। अब इसका उद्गम स्थल क्या है आपका? तो हिमालय नेपाल में उद्गम स्थल है आपके, यहाँ पर शायद मिस प्रिंटिंग हो गया है। नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नाम से जाना जाता है। भारत में किस राज्य में आपके ये गंडक नदी बहती है? तो बिहार में। संगम स्थल कौन सा आपका? सोनपुर के पास गंगा में। और सहायक नदी कौन है आपके? तो इनके गंगा नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुश्ती का कौन सा प्रकार ओलंपिक खेल है? तो कुश्ती का जो है आपका फ्री स्टाइल कुश्ती जो आपके ओलंपिक खेल है। तो फ्री स्टाइल कुश्ती ओलंपिक खेलों में शामिल है। इसमें खिलाड़ी शरीर के किसी भी भाग का उपयोग करके प्रतिद्वंदी को पकड़ लेते हैं और अंक प्राप्त करते हैं। मैच शिक्षित समय में खेला जाता है, यानी कि 2 पीरियड में खेला जाता है। और उद्देश्य क्या है? विपक्षी को मैट पर गिराने या अंक बढ़ाना। ठीक है, तो कुश्ती जो होते हैं, कुश्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक फ्री स्टाइल रेसलिंग और एक होता है आपका ग्रेको रोमन रेसलिंग। ठीक है, तो पूरे इसमें क्या होगा? पूरे शरीर का उपयोग संभव है, यानी हाथ और पैर दोनों का लेग अटैक्स, पकड़, उठाना आदि अनुमति होती है इसमें, और ये ओलंपिक में शामिल है। तो फ्री स्टाइल रेसलिंग में क्या होगा? तो पूरे शरीर का उपयोग संभव है, हाथ और पैर दोनों, लेग अटैक्स, पकड़, उठाना आदि अनुमति है इसमें, ओलंपिक में शामिल है। और ग्रेको रोमन रेसलिंग में क्या होता है? तो कमर के नीचे, यानी कमर के नीचे पकड़ना क्या आपका निषेध है, यानी कमर के नीचे आप नहीं पकड़ सकते हैं। केवल ऊपर के हिस्से का उपयोग किया जाता है, हाथ, कंधा और धड़। ये ओलंपिक में भी ये भी आपके ओलंपिक में शामिल है। तो चलिए, ओलंपिक में कुश्ती की शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में। कब हुई थी आपके? 1896 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ढोल, रुकिए 2 मिनट। यांग ढोल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यांग ढोल जो आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो यांग ढोल के बारे में जान लेते हैं। तो यांग ढोल अरुणाचल प्रदेश का एक पारंपरिक ढोल है, यानी कि यह स्थानीय जनजातियों की सांस्कृतिक पहचान और लोक संगीत से जुड़ा हुआ है। त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, सामुदायिक कार्यक्रम और लोक नृत्य में बजाया जाता है। यह वाद्य यंत्र पारंपरिक लकड़ी और चमड़े से बनाई जाती है। तो यांग ढोल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो लैंड ऑफ राइजिंग सन इसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले सूर्य जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में उगते हैं। और प्रमुख जनजातियां कौन सी आपकी? नीसी, अडी, गालो एंड अपटानी कुछ नाम है इसका प्रोनाउंसिएशन, अपटानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, टोडा लैंग्वेज। तो टोडा लैंग्वेज क्या होता है? तो ये एक इंडेंजर्ड लैंग्वेज है और यह प्रोटो साउथ द्रविडियन लैंग्वेज है। ठीक है, तो यह भाषा तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों की टोडा जनजातियों द्वारा बोला जाता है। यूनेस्को ने इसे सेवरली इंडेंजर्ड माना गया है। नई पीढ़ी में इसे बोलने वाले की संख्या क्या है? लगातार कम हो रही है। तो टोडा लैंग्वेज जो है किस जनजाति के द्वारा बोला जाता है? तो टोडा जो कि आपके किस राज्य में फैला हुआ? आपका तमिलनाडु राज्य में फैला है। किस क्षेत्र में? नीलगिरी हिल्स में। और भाषा परिवार का नाम क्या आपका? प्रोटो साउथ द्रविडियन। ठीक है, और स्थिति क्या आपका प्रोटो लैंग्वेज का? तो सेवरली ये क्या आपका डेंजर्ड है, किसने घोषित किया? आपका यूनेस्को ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गंडक रिवर किसकी सहायक नदी है? तो गंडक रिवर किसकी सहायक नदी है? आपका गंगा रिवर का। ठीक है, तो गंडक जिसका उद्गम स्थान कहाँ? आपका नेपाल, हिमालय में। तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? आपका नारायणी कहा जाता है। नेपाल से निकलकर ये बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलती है। और गंगा की प्रमुख बाएं तट, ठीक है, कौन से तट? आपके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? आपके 630 किलोमीटर। मुख्य बिंदु क्या आपका? तो गंडक नदी सिंचाई, पेयजल, मत्स्य पालन और परिवहन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये नेपाल से निकलती है, बिहार आती है, बिहार में आपके जो है गंगा में मिल जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके सोनपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फाइनेंशियल बिल्स से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो फाइनेंशियल बिल से संबंधित अनुच्छेद आपका कौन सा? आपका 117। तो 2 तरह के आपके
तो दो तरह के बिल होते हैं, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंशियल बिल होता है। तो मनी बिल जो कि अनुच्छेद 110 में रखा गया है और फाइनेंशियल बिल जो है आपके अनुच्छेद 117 में रखा गया है। और इससे संबंधित कौन से अनुच्छेद है आपके? मनी बिल से आपके 110 और फाइनेंशियल बिल से आपके 117। विषय क्या है? तो यह केवल वित्तीय विषय पर आपके मनी बिल में आपके केवल वित्तीय विषय रखे जाते हैं, जबकि फाइनेंशियल बिल में वित्तीय के साथ साथ अन्य विषय भी रखे जाते हैं। राज्यसभा की भूमिका क्या है? तो इस पर सीमित है, यानी कि केवल 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा में रह सकते हैं, उसके बाद 14 दिन के बाद ये पारित हो जाती है। और फाइनेंशियल बिल जो है आपका, फाइनेंशियल बिल का राज्यसभा में क्या भूमिका है? तो सामान्य है, यानी सुझाव दे सकती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा क्या है? तो ये आवश्यक है। तो मनी बिल में जो है आपके राष्ट्रपति की अनुशंसा जो है आवश्यक होती है, एंड साथ ही साथ फाइनेंशियल बिल में भी। ठीक है, तो आप फाइनेंशियल बिल जो है किससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा? आपका आर्टिकल 117। तो अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सा है? तो बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन है आपका? फीबा। कौन सा आपका? फीबा। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। इसकी मुख्यालय कहाँ? आपका मीन्स स्विट्जरलैंड में। और इसका कार्य क्या है? तो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन करना, ओलंपिक बास्केटबॉल का संचालन करना, अंतरराष्ट्रीय नियम बनाना और विश्व में बास्केटबॉल को बढ़ावा देना। सदस्य देश कितने हैं? तो 200 से अधिक सदस्य देश हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सार्क। तो सार्क का मुख्यालय क्या है? तो सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू है, नेपाल है। तो पूरा नाम क्या आपका? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 की। उसका मुख्यालय क्या है आपका? काठमांडू, नेपाल। उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देना। इसमें से 8 सदस्य कौन कौन से हैं आपके? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कथकली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो कथकली लोक नृत्य जो है आपके केरल में किया जाता है। तो केरल यानी कथकली भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ की गई थी? केरल में। विशेषता क्या है? रंग बिरंगे मेकअप और भव्य वेशभूषा, चेहरे के भावों और नेत्रों की अभिव्यक्ति पर जोर देना। कथाएं क्या आपके? रामायण, महाभारत, पुराण आदि में। ठीक है, तो यानी कि आपके जो कथकली है वो किस राज्य का आपका लोक नृत्य है? तो केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना। तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना। और इसी के छठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही आपके नाबार्ड की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन शायद हम करवा चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपका, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तापमान मापने के लिए आपका थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर जो है आपके थर्मामीटर के 3 इकाई होते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब अगला देख लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है और पवन वेग मापने के लिए एनेमोमीटर का यूज किया करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक क्या आपका? इरडाई। क्या है आपका? इरडाई। ठीक है, इरडाई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में। भारत के बीमा क्षेत्र को नियंत्रित और विनियमित करना और बीमा कंपनियों की निगरानी, नियम बनाना, ग्राहकों के हित की रक्षा करना। एलआईसी के बारे में बात करते हैं। तो एलआईसी जो है, एलआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1956 में। और भारत की सबसे बड़ी क्या आपका? बीमा कंपनी है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसरो किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो इसरो जो आपके डीओसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत जो है कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा आपका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। और यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत कार्य करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अधीन होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका इसका कुछ आपके जो है मिशन है, जिसमें से आपके आर्यभट्ट जो कि 1975 में थी, चंद्रयान 3 2023 में, मंगलयान आपका 2013 में, आदित्य L1 जो है 2023 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, डब्ल्यू.सी. बनर्जी किसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके क्या थे? आपके प्रथम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसका पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। तो इसका प्रथम अध्यक्ष उस टाइम कौन था? तो वोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी? इसलिए इन्हें कांग्रेस का क्या है आपका? संस्थापक माना जाता है, A.O. ह्यूम का। ठीक है, तो अब यानी कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। और टोटल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे आपके? 72। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। संस्थापक कौन है आपके? A.O. ह्यूम। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीक इंडियन आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीक इंडियन आर्ट को गंधार आर्ट के नाम से जाना जाता है। गंधार कला में यूनानी, रोमन और भारतीय कला का मिश्रण मिलता है। गंधार कला में यूनानी, रोमन और भारतीय कला का मिश्रण मिलता है। इसका विकास विशेष रूप से कुषाण काल में हुआ था। यह कला उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। यह कला कहाँ विकसित हुई थी? उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। पहली बार बुद्ध की मानव आकृति वाली मूर्तियों का निर्माण इसी शैली में हुई थी। तो पहली बार बुद्ध की मानव आकृति वाली मूर्तियों का निर्माण जो है किस शैली में हुई थी? गंधार शैली में, गंधार आर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी विशेषता क्या होती है? तो ये बुद्ध की मूर्ति है जो कि गंधार शैली में बनाई गई थी, जिसमें आपके घुंघरैले बाल, लंबी नाक, यथार्थवादी मूर्तियां हैं, यूनानी वस्त्र शैली है और बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रेसलिंग हो गया था। चलो
मदर्स मार्केट यानी ईमा कैथियल, ठीक है, ईमा कैथल। तो ईमा कैथल जो है वो आपके कहाँ स्थित है, आपके इम्फाल और मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा बाजार है जो पूरी तरह महिलाओं द्वारा संचालित होती है, ईमा कैथल, ठीक है। तो ईमा कैथल जो कि आपके कहाँ पर है, आपके इम्फाल यानी मणिपुर में। यह इम्फाल मणिपुर में स्थित है। यहाँ 5000 से अधिक महिलाएं विक्रेता कार्य करती हैं। बाजार का संचालन पूरी तरह महिलाओं द्वारा किया जाता है। ईमा का अर्थ क्या होता है आपका, माँ। ईमा का अर्थ क्या होता है आपका, माँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लुई नगाई नी फेस्टिवल्स, ठीक है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, सीड सोइंग फेस्टिवल्स। ये किस राज्य में मनाया जाता है, आपके मणिपुर में। कौन मनाते हैं, आपके नागा ट्राइब्स मनाते हैं। और यह कब मनाया जाता है, तो 14 से 15 फरवरी की ओर। लुई का मतलब क्या होता है आपका, सीड। नगाई का मतलब क्या होता है, फेस्टिवल। नाई का मतलब क्या होता है आपका, डे, ठीक है। तो लुई नगाई नी जो है किस राज्य में मनाए जाते हैं, आपके मणिपुर में। और किस ट्राइब्स के द्वारा, आपके नागा ट्राइब्स के द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो अच्छी फसलों के लिए प्रार्थना करना, कृषि कार्यों की शुरुआत करना, प्रकृति का सम्मान करना और सामुदायिक एकता को बढ़ाना। महत्व क्या है, तो बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। अच्छी फसल, समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना किया जाते हैं। कैसे मनाए जाते हैं, तो पारंपरिक नृत्य और गीत, लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक पोशाक और सामूहिक भोज किए जाते हैं। तो लुई नगाई नी जो है कहाँ मनाई जाती है, आपके मणिपुर में, जिसका मतलब क्या होता है आपका, सीड सोइंग फेस्टिवल्स, ठीक है। और कौन मनाते हैं, आपके नागा ट्राइब्स के जनजाति लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका द पेंटर ऑफ साइंस का जो है रचयिता कौन है, आपके आर के नारायण। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी लेखक हैं। जन्म कब हुआ था आपका, 10 अक्टूबर 1906 में। और मृत्यु कब हुआ था आपका, 13 मई 2001 में। सरल भाषा में भारतीय जीवन का सुंदर चित्रण किए थे। प्रसिद्ध स्थान क्या आपका, प्रसिद्ध स्थान कौन सा आपका, मालगुडी नामक काल्पनिक नगर पर आधारित कहानियां लिखी थी। और प्रमुख कृतियां क्या आपका, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड्स, मालगुडी डेज, द पेंटर ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये जो है आपके आर के नारायण के द्वारा रचित कृतियां हैं, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुडी डेज, द पेंटर ऑफ साइंस। अब पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार ये विजेता है, विनर्स है, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण, ठीक है। विशेष जानकारी में क्या आएगा, तो फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन कहा जाता है इसे। तो आर के नारायण को क्या कहा जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शंस। उनकी रचनाएं जो है रोचक, सरल, रोचक और जीवन के करीब होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, कब शुरू की गई थी। लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया LSI की शुरुआत जो है कब हुई थी, आपके 1894 में। नेतृत्व किसने किया था, तो सर जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है। तो नेतृत्व किसने किया था, आपका सर जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। क्या है, तो भारत का पहला आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण है, तो ठीक है। तो भारत का पहला आधिकारिक भाषाई सर्वेक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया, कब शुरुआत किया गया था, 1894 में। किसके नेतृत्व में, सर जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन के नेतृत्व में, ठीक है। अवधि कब था, तो लगभग 30 वर्ष तक था, 1894 से 1928। तो सर्वेक्षण डाटा कितने आपके 179 लैंग्वेज यानी भाषाएं थी। और 544 जो है डायलेक्ट्स थे यानी बोलियां थी। महत्व क्या है, तो भारत की भाषाएं विविधताओं को समझने का पहला बड़ा प्रयास था। भाषाओं के वर्गीकरण, संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अन्य नाम क्या आपका, फर्स्ट ऑफिशियल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब किया गया था, तो 1894 में। लीडर कौन थे, GA ग्रियर्सन। और कितने लैंग्वेज थे आपके, 179। और डायलेक्ट्स कितने थे, 544। और ड्यूरेशन कब से कब तक आपका 1894 से 1928, लगभग 30 साल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, आपका सर्वोच्च न्यायालय। कौन है आपके सर्वोच्च न्यायालय। तो क्यों संरक्षक है, तो यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे, नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे और कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध ना बने, ठीक है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति किनके पास होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है, अनुच्छेद 32 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति होती है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की जांच करता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आपके कौन से, आपके अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार की रक्षा करना। और अनुच्छेद 131 से 136 तक सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया। मुख्य कार्य क्या है इनका, तो संविधान की रक्षा करना, कानूनों के संवैधानिकता की जांच करना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुआ था आपका, 1936 में। कहाँ हुआ था आपका, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था आपका, उत्तराखंड में। तो पुराना नाम क्या आपका, हैले नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो हैले नेशनल पार्क कब बनाया गया था आपका, 1936 में। इसी का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। और वर्तमान में अभी इसका नाम क्या आपका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नामांकन जो है आपके किसके यानी कि नामांकन जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रसिद्ध शिकारी, लेखक और प्राकृतिकवाद जिम कॉर्बेट के नाम पे रखा गया है। विशेषता क्या है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी और बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और वन्य जीव पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मुगलों से पराजित होने के बाद अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों से पराजित होने के बाद अधीनता स्वीकार करने वाले वे राजपूत शासक कौन थे जिन्हें
उनकी पैतृक भूमि वतन जागीर के रूप में वापस लौटा दी गई। ठीक है, तो कछवाहा राजपूत कौन है आपके? कछवाहा राजपूत। मुगल सम्राट अकबर ने कई राजपूतों राज्यों से संधि की। जो राजपूत मुगल के अधीनता स्वीकार कर लेते थे उन्हें उनकी पैतृक भूमि वापस दी जाती थी और इस पैतृक भूमि को वतन जागीर कहा जाता था। आमेर के कछवाहा राजपूतों को वतन जागीर प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो आमेर के राजा कौन है आपके? राजा भाड़मल। ठीक है, और इनकी पुत्री का विवाह जो है किससे हुआ था आपका? अकबर से हुआ था। जोधा का विवाह कब से हुआ था आपका? किससे हुआ था आपका? अकबर से हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जो राजपूत जो है अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते थे तो उनके पैतृक भूमि को जो है वतन जागीर के रूप में वापस कर दी जाती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। कौन था आपका? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे आपके? दंती दुर्ग। और राजधानी क्या आपका? मान्यखेता। और यह दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। प्रसिद्ध शासक कौन है आपके? आमोघ वर्ष प्रथम। और प्रसिद्ध स्मारक कौन है आपके? कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है और यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था। ठीक है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है किस वंश के द्वारा बनाया गया? आपका राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और इसका जो राष्ट्रकूट वंश का जो है प्रसिद्ध शासक कौन है आपके? आमोघ वर्ष। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन किया था आपका? दंती दुर्गे ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पुनर्बीमा, री इंश्योरेंस क्या है? तो बीमा कंपनी का बीमा। तो जब कोई बीमा कंपनी अपने जोखिम का कुछ भाग दूसरे बीमा कंपनी को हस्तांतरित करती है तो उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। इसका उद्देश्य बड़े नुकसान से सुरक्षा प्राप्त करना। ठीक है, तो यानी कि कंपनी जो है दूसरी कंपनी से अपनी बीमा करवा लेती है, इसे हम क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो पूरा नाम क्या आपका? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 को। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? मुंबई महाराष्ट्र में। और उद्देश्य क्या है? तो कृषि विकास, ग्रामीण विकास, किसानों को ऋण सहायता देना, ग्रामीण बैंकिंग को बढ़ावा देना। नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यह भारत की ग्रामीण वित्त व्यवस्था की शीर्ष संस्था है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है आपके? MS स्वामीनाथन। कौन है आपके? MS स्वामीनाथन। तो उच्च उपज वाले किस्में का उपयोग किया गया था, यानी हाइब्रिड सीड का उपयोग किया गया था। गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी और सबसे अधिक लाभ जो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हुआ था। ठीक है, विश्व स्तर पर जो है नॉर्मन बोरलॉन्ग्स को कहा जाता है। तो हरित क्रांति का जो जनक जो है विश्व स्तर पर किसको कहा जाता है आपका? नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को। ठीक है, और भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है आपका? MS स्वामीनाथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है आपके? विक्रम साराभाई। तो इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है और इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। ठीक है, 1980 से 85 का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन करना। तो इसका अवधि क्या था आपका? 1980 से 1985 तक। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी कम करना, रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना। कई गरीब उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी बता चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। यह नागरिकों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। यह विचार जो है किनके द्वारा लाया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है रीट जारी करने का जो अधिकार जो है आर्टिकल 32 के तहत दी जाती है और हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार जो है आर्टिकल 226 के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, पंचशील समझौता किसके बीच हुई थी? तो भारत और चीन के बीच हुई थी। पंचशील के 5 सिद्धांत है। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, आक्रमण न करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ पहुंचाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रखना। और वर्ष 1954 में हस्ताक्षर हुआ था और प्रमुख नेता कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू और झोउ एनलाई। ठीक है, झोउ एनलाई, जो कि कहाँ के थे आपके? चीन के। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये भी हो गया था। भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। IRDAI की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। चलिए अगले क्वेश्चन आपका, इसरो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो DOC, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये भी करवा चुके हैं। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए हम लोग का जो है आपका MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।